अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर 4 द मुगल्स को हम पढ़ रहे थे और द मुगल्स में हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे। दो पार्ट्स में हमने पढ़ा था बाबर का इन्वेशन मतलब बाबर का आना, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी का हारना, उसके बाद बाबर का पहला सक्सेसर हुमायूं के साथ जो शेरशाह सूरी की वॉर हैं वो हमने दोनों पढ़ी, चौसा की ओर और कन्नौज की ओर। उसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में हमने थोड़ी सी चीज़ें समझी थी कि उसने क्या किए थे, सिक्के सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए थे जिन्हें रुपया कहा गया, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। शेरशाह सूरी की डेथ कहाँ पे हुई थी? कलिंजर के फोर्ट में एक्सप्लोजन से हो गई थी। और लास्ट हमने सेकंड पार्ट के लास्ट में अकबर के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने समझा था कि जब क्या होता है, जब हुमायूं की डेथ होती है तो अकबर की एज बहुत कम है और वो कैसे राजा बनता है। जब वो छोटा होता है तो बैरम खां पूरे एम्पायर को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद अकबर खुद से राजा बनता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, इन्वेशन करता है और चीज़ों को जीतता है। तो जैसे उसने अफ़गान को जीता था, गोंडवाना को जीता, उसके बाद राजपूत को हराया, तो ये सब हमने समझा था, ठीक है ना। और उसकी जो क्या मैट्रिमोनियल कैंपेनिंग थी या मैट्रिमोनियल जो अलाइंस था शादी करने का, वो हमने समझा था। सबसे पहले अम्बेर के राजा भारमल ने शादी करी थी अकबर से अपनी बेटी की, तो ये सब हमने समझ लिया था। अब हमें समझना है अगला टॉपिक, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। तो जैसा आप पढ़ते जाएंगे इसमें, या आप अपनी बुक रख लीजिए, बुक में पढ़ते जाएंगे और मैं समझाता जाऊंगा तो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। टॉलरेंट पर्सन है मतलब सभी रिलीजियस की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, फेथ है सभी रिलीजियस को लेकर उसे, ठीक है। लेकिन क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है पुरानी चीज़ों को मानने वाला जो इंसान होता है, जो पुरानी परंपराओं को मानता है, उसे ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। तो वैसे तो वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, मतलब पुरानी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं मुस्लिम रिलीजन की, वो सारी वो फॉलो करता है। लेकिन रीज़न क्या है कि वो टॉलरेंट है या सबका सम्मान करता है, सारे रिलीजियनों को इक्वल समझता है। तो उसका रीज़न है फैज़ल और अबुल फजल, ये दो कौन है, कोर्ट यार्ड्स हैं अकबर के कोर्ट में, जिनके थॉट्स, जिनके जो विचार हैं उनसे अकबर बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत प्रभावित रहता है, और उसी वजह से क्या है, अकबर टॉलरेंट है। आगे आप देखेंगे तो उसने क्या बनाया कि कंस्ट्रक्ट इबादत खाना, एक इबादत खाना मतलब एक प्रेयर हॉल बनाया जहाँ पर सारे रिलीजन के लोग क्या कर सकते थे, एक साथ प्रेयर कर सकते थे। और एबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स एंड जजिया टैक्स। पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्रा अगर आप कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा पर जो हिंदुओं पर टैक्स लगता था वो पिलग्रिम टैक्स था। और जजिया टैक्स मैंने आपको बताया ही था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बहुत हाई लेवल पे राइज किया था, समझे ना। तो ये जो जजिया टैक्स था जो हिंदुओं पर लगता था, या तो आप टैक्स दीजिए या आप मुसलमान बन जाइए, तो वो टैक्स भी अकबर ने लोगों से हटा दिया। तो जब ये दो टैक्स हटाए हैं तो इनसे भी प्रूफ होता है कि वो क्या है, रिलीजियस पॉलिसी में वो सभी रिलीजियंस को क्या मानता है, इक्वल मानता है। और इबादत खाना कहाँ बनवाया, इबादत खाना उसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया। अब इबादत खाना में करता क्या है अकबर, तो जो स्कॉलर्स हैं जिन्हें रिलीजियस बहुत नॉलेज है, जिसे नोबिलिटी कहा जाता था उस टाइम पे, नोबिलिटी मतलब वो लोग जिन्हें अपने रिलीजन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको वो वहाँ बुलाता था, इनवाइट करता था, डिस्कस करता था रिलीजियंस के बारे में, सारे रिलीजियंस को समझता था, ठीक है ना। बहुत सारा मतलब कई बार ऐसा है, मैंने आपसे कहा था कि अकबर वाज द किंग हु नेवर रोट एंड लर्न, जिसने कभी लिखा नहीं और जिसने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन क्या है, सीखता बहुत है। तो अपने सामने किसी रिलीजियस क्या किया, नोबिलिटी को या प्रीस्ट को सामने बिठा लिया और समझ रहा है कि इस धर्म में ऐसा क्या होता है, इस धर्म में ऐसा क्या होता है, तो वो इस तरह की चीज़ें इबादत खाने में करता था और सारे रिलीजियंस को उसने समझा। और जब समझ लिया तो उसे इतना समझ में आया कि क्या होता है कि
सबके रिलीजन में एक ही ऑलमाइटी है, मतलब एक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल भगवान है। तो वो क्या करता है, ही कंबाइन द फीचर ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड क्रिएटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन ए इलाही। सारे रिलीजियंस जो हैं उनमें से उसने अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की और एक नया रिलीजन बनाया जिसे कहा गया दीन ए इलाही। दिस रिलीजन स्टैंड्स ऑन द फैक्ट दैट देयर वाज वन गॉड। ये जो रिलीजन था दीन इलाही, वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि रिलीजन कितने भी हों, धर्म कितने भी हों, लेकिन क्या है, सबकी सुप्रीमेसी, सबके भगवान अगर हैं तो वो सबके एक ही भगवान हैं। और ये जो एलिमेंट्स लिए गए थे दीन इलाही में, वो हिंदू कल्चर से लिए गए थे, क्रिश्चियनिटी से भी लिए गए थे, जैनिज्म जैन धर्म से भी लिए गए थे, ठीक है ना, इस्लाम से भी लिए गए थे, और साथ में ज़ोरास्ट्रिज्म से भी लिए गए थे। मतलब जो पारसी रिलीजियन का जो धर्म होता है, पारसीज़ को आपने देखा होगा तो वो फ्लेम की पूजा करते हैं। फ्लेम मतलब जैसे आग की लौ नहीं होती उसकी, तो उससे भी ये सारे इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई थी। He did not force people to convert his new religion। उसने एक चीज़ और सबसे अच्छी की कि कभी भी लोगों को फोर्स नहीं किया कि आप दीन इलाही को एक्सेप्ट करिए। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू बने रहिए, मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम बने रहिए। आपको दीन इलाही जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था नया रिलीजन, उसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। He participated in the festival of other religion like Diwali and Holi and put a tilak on his forehead। अपने माथे पे वो कभी कभी टीका भी लगाता था जो हिंदू रिलीजन की पहचान है, और दिवाली होली में भी पार्टिसिपेट करता था या दिवाली होली भी सेलिब्रेट करता था। अकबर को इसीलिए ग्रेट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अकबर का बहुत बड़ा एम्पायर था तो अकबर को ग्रेट कहा जाता है। अकबर से पहले भी बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनके एम्पायर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो इंसान आइडिया से बड़ा होता है, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, जिसके अंदर दूसरों की रिलीजियस फेथ को रिस्पेक्ट देने की फीलिंग होती है, उसको बड़ा माना जाता है। तो इसलिए अकबर को ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि कभी उसने रिलीजियस कंडेम्प्ट ऑफ रिलीजन पे क्या किया, लोगों को ऑप्रेस नहीं किया। ऐसा नहीं कि हिंदू हो तो तुम्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हिंदू हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सबको रिस्पेक्ट दिया। उसके कोर्ट में मोस्टली हिंदू राजा थे, टोडरमल, बीरबल, ठीक है ना, मान सिंह। तो इस तरह से बहुत सारे राजा थे जो वो हिंदू कल्चर से रिलेटेड थे और रिस्पेक्ट पाते थे। तो इन चीज़ों से हमें इतना समझ में आता है कि वो किस टाइप का इंसान है, टॉलरेंट पर्सन है और थोड़ा लिबरल है। मतलब उसके अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आगे समझेंगे अकबर के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को अकबर खुद ही होल्ड करता था। सुप्रीम पावर अकबर खुद है, ठीक है ना। और वो क्या है, उसकी जो मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री से वो दीवाने खास में मिला करता था। दो चीज़ें अकबर ने बनवाई थी, आपने पढ़ा होगा, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब था जो मिनिस्ट्री है, जो लोग अथोराइज्ड हैं उसके कोर्ट में, जिनकी प्लेसेस हैं, उनसे मिलना, डिस्कस करना कैसा क्या चल रहा है, कहाँ कैसे अटैक करना है, कौन हम पे अटैक करने वाला है, ये सारा डिस्कशन दीवाने खास में किया जाता था। और दीवाने आम मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो दो हॉल्स ऐसे बनाए थे, दीवाने आम और दीवाने खास। अब राजा है तो सुप्रीम पावर वही होगा, ठीक है ना। कमांडर इन चीफ भी वही है। आर्मी का पूरा मतलब कंट्रोल अकबर के ही अंडर है। और अकबर के नीचे मान सिंह और भी लोग हैं, 2-3 और हैं उसके कमांडर। तो वो लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कौन है? अकबर खुद ही है। यहाँ आगे देखेंगे, एंड द सुप्रीम जज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टेड ऑफ द वकील और प्राइम मिनिस्टर। साथ में वो सुप्रीम अथॉरिटी मतलब राजा है,
चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी का चीफ है और सुप्रीम जज भी है। मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर कोई न्याय नहीं करेगा तो कौन न्याय करेगा लोगों के साथ? अकबर न्याय करेगा। और उसकी जो मिनिस्टर्स काउंसिल है, मतलब जो मंत्री परिषद है अकबर का, जो मिनिस्ट्री है, उसमें कौन कौन है? वकील्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जकी हैं, जजेस हैं, मानसबंद है, मानसबंद मतलब जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और भी सारे मिनिस्टर्स हैं। और बाकी वो क्या करता था, ये मैं दोनों लाइनें आप पढ़ लो। रेगुलरली मीट ही डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि दीवाने खास में क्या होता था और दीवाने आम में क्या होता था। अब देखिए अकबर के टाइम का क्या समझना है, रेवेन्यू सिस्टम, मतलब टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते थे। तो जो रेवेन्यू आता था वो बेसिस दो ही चीज़ों पे आता था। इतना ज़्यादा बिजनेस तो था नहीं जितना ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो गया था। तो रेवेन्यू जो आता था वो लैंड से आता था, और ट्रेड, छोटा मोटा जो व्यापार चल रहा था, ठीक है ना, उससे आ रहा होता था। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है टोडरमल, राजा टोडरमल जो हैं वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रेवेन्यू का पूरा काम वही संभालते हैं, और वो जो पॉलिसी लेके आए थे, ठीक है ना, किसकी? रेवेन्यू से रिलेटेड जो पॉलिसी लेके आए थे उसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टोडरमल बंदोबस्त। तो बेसिकली जो टोडरमल की पॉलिसी है वो शेर शाह सूरी, जो इससे पहले राजा था हुमायूं के टाइम पे, जिसने हुमायूं को हराया था, तो उससे ही रिलेटेड पॉलिसी है। मतलब जैसी पॉलिसी वो चला रहा था वैसी ही पॉलिसी किसने? टोडरमल ने भी चलाई। लेकिन टोडरमल की पॉलिसी को थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिला, या फिर ये समझ लो कि अकबर ने लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल किया, तो टोडरमल को थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और उसको याद रखा जाता है कि टोडरमल की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? तो टोडरमल की पॉलिसी को कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है ना। अब इस टाइम पे क्या होता था, लोगों को लैंड्स दे दी गई थी, ज़मीनें दे दी गई थी, वो अपनी ज़मीनें खुद करते थे। ठीक है ना। और अकबर के टाइम पे जब टोडरमल ने फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ की संभाली, रेवेन्यू संभाली, तो उससे पहले नोबिलिटी मतलब धर्म के गुरु, चाहे वो किसी धर्म के हों, उनसे टैक्सेस नहीं लिए जाते थे। तो ये पहली बार हुआ था कि टोडरमल बंदोबस्त में नोबिलिटी से भी क्या लिए जाने लगे थे? टैक्सेस लिए जाने लगे थे। ठीक है ना। और इस टाइम पे क्या था, ज़मीनों का जो हिसाब था, यहाँ देखिए, Toderman introduced the Dashala system under which the revenue was fixed on the average yield of land assured for the past 10 years. ज़मीन की जो उपज होती थी, यील्ड का मतलब उपज होता है, ज़मीन की जो उपज होती थी उसके हिसाब से 10 साल तक का रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। 1/3 of the average yield was impartial. 1/3 क्या होता था? राजा को रेवेन्यू पहुंचाया जाता था, बाकी को कौन रख लेता था? बाकी का जो फार्मर्स हैं या ज़मींदार हैं वो रख लिया करते थे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि राजाओं के टाइम पे क्या होता था, फार्मर्स की थोड़ी सी फिक्र होती थी। अगर इरिगेशन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लैंड की फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, तो राजा लोगों की मदद करते थे। अगर फैमाइन की कंडीशन है, ड्रॉट की कंडीशन है, या फ्लूड की कंडीशन है, तो राजा टैक्सेस नहीं लिया करते थे और अपने महल से ही उनकी हेल्प किया करते थे। तो ऐसा ही क्या था, अकबर के टाइम पे भी था कि मुगल्स को इंस्ट्रक्शन थे किस चीज़ के, कि वो देख रेख रखें फार्मर्स की, और क्या हो, फार्मर्स को अगर समस्या हो तो उन्हें लोन भी दें। अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है फ्लूड व्लूड की, तो रेवेन्यू को हटा दें। क्यों, देखो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, लैंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड और टोटली वेव्ड फॉर डिस्टर्ब्ड फार्मर्स। मतलब जो आदमी परेशान है, जो नेचुरल डिज़ास्टर से क्या हुई है, प्रॉब्लम आई है, उसके पास प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो उसको क्या किया जाएगा? रिड्यूस और टोटली वेव्ड, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस टाइम पे क्या है, सिल्वर कॉइन्स भी चलाए गए, इनको याद रखना है। अकबर के टाइम पे सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट हो गए थे, और सिल्वर कॉइन जो स्टार्ट किए थे शेर शाह सूरी ने, उनको रुपया कहा जाता था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, टोडरमल बंदोबस्त याद रखना है, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को याद रखना है। ओके, अब हम आगे समझेंगे इसी टॉपिक को।
एक चीज़ और आप याद रखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 16 सेंचुरी 1600 में आई। तो 1600 सन में कौन था राजा मुगल्स इंडिया का? अकबर था। तो मुगल सबसे पहले ट्रेड के लिए अकबर के टाइम पे आए थे, लेकिन जब वो दोबारा 5-6 साल बाद आते हैं तो तब तक अकबर की डेथ हो चुकी है। तो अब वो किसके कोर्ट में आएंगे? अकबर के बेटे जहांगीर के कोर्ट में आएंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स क्या हुए, ब्रिटिशर्स जब आए तो अकबर थे राजा, और उसके बाद जब वो दोबारा आए एक बार परमिशन लेने के बाद, तो उस टाइम पे अकबर का बेटा जहांगीर राजा बन चुका था। अब देखो हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का रूलिंग पीरियड क्या है? 1605 से 1627 तक। मतलब जब अकबर की डेथ हो जाएगी तभी तो जहांगीर बनेगा। तो अकबर की डेथ होती है 1605 में, और उसके बाद प्रिंस सलीम को ही जहांगीर कहा गया। और प्रिंस सलीम जो नाम था वो एक संत थे सलीम चिश्ती, तो उनके नाम से रिलेटेड होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था। और सलीम ने फिर क्या किया? जहांगीर का टाइटल लिया, मतलब एक नाम अडॉप्टेड किया जहांगीर, ठीक है ना। और जहांगीर के नाम से उसने क्या किया? सिंहासन पे बैठा। कंकर ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया को जीतने वाला या दुनिया पे राज करने वाला। तो टाइटल क्या है? जहांगीर है, और जिसका मतलब है दुनिया पर राज करने वाला। उस टाइटल के साथ जहांगीर कहाँ बैठा? थ्रोन पे बैठा, अपने राजगद्दी संभाली। ही इनहर्टेड वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरियस किंगडम इन द वर्ल्ड। अच्छा, इस लाइन का मतलब है कि जहांगीर वो राजा है जिसे विरासत में दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल या समृद्धशाली, मतलब पैसे से भरी भराई क्या मिली हो? एक एम्पायर मिली हो। जैसे पिताजी छोड़ के चले गए हों तो ये उसके लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पैसे वाली एक एम्पायर का वो वारिस था। He continued his father's policy of winning over the Rajput through the matrimonial alliance. He had a strong sense of justice. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय के प्रति बहुत अच्छा था सलीम। ये भी कहा जाता है कि सलीम के जहाँ आगरा में जब सलीम एम्पायर को कंट्रोल करता था तो वहाँ पे 6 बड़े बड़े घंटे लगाए गए थे, और अगर किसी को न्याय चाहिए होता है तो वो उन 6 घंटों में से कोई एक घंटा बजा देता था, और उसके बाद उसकी फरियाद जहांगीर के कोर्ट में सुनी जाती थी। और उससे ऊपर जो लाइन है, ही कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसी, तो मतलब जो अकबर कर रहा था कि राजपूतों से शादी करके उनसे रिलेशन अच्छे करना, ये काम जहांगीर भी करते रहता है। अब चैलेंजेस बिफोर जहांगीर, इसको पढ़ेंगे। रिवॉल्ट बाय हिज सन प्रिंस खुसरो इन अलायंस विद राजा मानसिंह एट लाहौर। एक राजा हैं पंजाब के, राजा मानसिंह, उनके साथ जहांगीर का खुद का बेटा मिल जाता है और रिवॉल्ट, इनका विद्रोह करने लगता है। स्ट्रेंथ रिलेशनशिप विद द सिख्स बिकॉज गुरु अर्जन देव वाज एग्जीक्यूटेड फॉर सपोर्टिंग प्रिंस खुसरो इन रेबेलियन। अब जो जहांगीर का बेटा है जो जहांगीर से विद्रोह कर रहा है, तो जहांगीर के लिए ये डिसरिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। और उसी बेटे को क्या करते हैं सिख गुरु अर्जन देव क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो वो सिखों के गुरु अर्जन देव को मार देता है। एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ मारना है, और जब मार देगा तो सिखों से रिलेशन बुरे हो जाएंगे। तो 2 प्रॉब्लम समझ में आ गई। एक तो खुद का बेटा क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है, और खुद के बेटे के चक्कर में उन्हें सिख गुरु को मारना पड़ा, तो सिख गुरु से क्या हो गई? राइवलरी होगी, मतलब दुश्मनी हो गई। अब जो कांधार का जो एरिया था वो क्या हुआ? कांधार का एरिया पर्शियंस ने जीत लिया, ठीक है ना। बिट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय अहमदनगर इन डेक्कन, और डेक्कन में जो अहमदनगर का एम्पायर था, चांद बीबी जहाँ की रानी थी, वो अहमदनगर लगातार क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था फ्री होने की, इंडिपेंडेंस होने की। उसके बाद देखिए जहांगीर की लाइफ में एक चीज़ और है, ठीक है ना। जैसे अकबर की लाइफ में कहीं ना कहीं जोधा भाई का रोल भी है, वो हमने समझा नहीं। रिलीजियस, जैसे अकबर हमने कहा कि टॉलरेंट है सभी का, सभी रिलीजियंस का क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी एक वाइफ जो हैं जोधा भाई, जिनसे वो इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा, वो हिंदू थी और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, तो उसका रीज़न भी हो सकता है, जैसा आप लोग टीवी में देखते हैं। वैसे ही जहांगीर की लाइफ में क्या है? नूरजहाँ है। नूरजहाँ किसकी डॉटर हैं? तो एक नोबिलिटी, एक प्रीस्ट हैं या एक संत हैं सूफिज्म के, ठीक है, गयास बेग, उनकी बेटी हैं नूरजहाँ।
और नूरजहाँ का नाम क्या है? मेहरुनिसा। क्या नाम है? मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा का नाम ही बाद में वो नूरजहाँ कर देता है। नूरजहाँ का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को रोशनी देने वाली। तो नूरजहाँ उनका नाम, मेहरुनिसा का वो नाम रख देता है। और मेहरुनिसा किन की बेटी हैं? जो जहांगीर के कोर्ट में एक क्या हैं? नोबिलिटी हैं, एक रिलीजियस क्या हैं? रिलीजियस प्रीस्ट हैं, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है, या वो हैं इक्तार्स। तो उनकी बेटी हैं नूरजहाँ। नूरजहाँ से वो शादी करता है और नूरजहाँ को क्या करता है? रिवॉर्डेड करता है नए टाइटल से, पादशाह बेगम। किस नाम से? पादशाह बेगम। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जो किंग्स होते थे मुगल्स में, ये वो बादशाह या पादशाह है, इन दोनों टाइटल्स का यूज़ अपने नाम के आगे करते थे। नूरजहाँ जहांगीर के कोर्ट्स में भी बैठा करती थी, डिसीजंस भी लिया करती थी, और साथ में क्या क्या होता था, जो भी मतलब उनके स्टेट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता था, उन सब में नूरजहाँ के साइंस भी लगा करते थे, मतलब सिग्नेचर भी हुआ करते थे। मतलब बहुत सारे काम ऐसे थे जो बिना नूरजहाँ के नहीं हो सकते थे। फिर बाद में क्या होता है, जहांगीर की डेथ हो जाती है और जहांगीर के डेथ के बाद नूरजहाँ भी कोर्ट को छोड़ देती है, मतलब कोर्ट में बैठना छोड़ देती हैं, और फिर नूरजहाँ की भी डेथ हो जाती है। तो इतना समझ में आ गया। फरमान्स का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो ऑर्डर होते थे वो फरमान्स होते थे। देखिए पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई थी, यहाँ से समझ लीजिए। नूरजहाँ पोजीशन कैन बी गर्ल्स फ्रॉम द फैक्ट दैट हर नेम अपीयर्ड ऑन द ऑल फरमान्स along with the imperial signature and coin were stuck in her name. Jahangir died in 1627 and was succeeded by Shah Jahan. After Jahangir's death, Noor Jahan retired from the court life and died in 1645. तो ये पूरा समझ में आ गया। रिलेशनशिप विद यूरोपियंस, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि दोबारा कौन आ गए? ब्रिटिशर्स दोबारा आ गए थे यूरोपियंस। तो यूरोपियंस को इन्होंने 15 साल के लिए ट्रेड की क्या दे दी थी? परमिशन दे दी थी, ठीक है ना। और जो किंग्स हैं यूरोप के, जेम्स फर्स्ट, उन्होंने अपने 2 लोग यहाँ पे भेजे थे इंडिया में, विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भी कहा जाता है विलियम हॉकिंस को, और थॉमस रो। इन दोनों ने क्या किया था? इंडिया में ट्रेड स्टार्ट किया था। और ट्रेड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने परमिशन किससे मांगी? अकबर से। और जब वो दोबारा आए 4-5 साल बाद, तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी, और जहांगीर ने यहीं ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी, और साइड से ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? अपना ट्रेड स्टार्ट करने लगे इंडिया के अंदर। और सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे फैक्ट्री सूरत में बनाई। ओके, अब हम यहाँ क्या जहांगीर के बाद जो राजा बनता है शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ का नाम प्रिंस खुर्रम है, ठीक है ना। रूल कब से कब तक किया? 1628 से 1658 तक शाहजहाँ ने रूल किया। हिज रूलिंग पीरियड इज़ नोन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। गोल्डन एज क्यों? क्योंकि इस एज में आर्किटेक्ट मोनूमेंट्स मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा बने हैं, इसलिए मुगल एम्पायर की इसे गोल्डन एज कहा जाता है। ही वॉज नोन एज अ इंजीनियर किंग। अब इंजीनियरिंग तो नहीं की थी, बीटेक तो नहीं करने गया था, ठीक है ना, ना ही कोई डिग्री ली थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बहुत दिमाग चलता था। मतलब बिल्डिंग्स की खूबसूरती, ये सब चीज़ें उसे बहुत पसंद थी। तो जो भी कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है वो शाहजहाँ के ही टाइम में हुआ है। तो इसीलिए शाहजहाँ को क्या कहा जाता है? शाहजहाँ को कहा जाता है इंजीनियर किंग। और मैंने आपको, जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको पूछा था कि एक ऐसा राजा भी था जो क्या था? बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके डिसीजंस बहुत गलत थे, तो उसे बेवकूफ़, अ फूलिश किंग भी कहा जाता था। तो आपको नाम बताना है उस राजा का, या फिर याद करना है कि वो राजा कौन था। ये चीज़ें याद रख कीजिए, ये हेल्प करती हैं आगे, इंटरेस्टिंग बनाती हैं टॉपिक को। ओके, ही वॉज अ ग्रेट जनरल एंड अंडरटुक द फॉलोइंग मिलिट्री कैंपेनिंग्स टू एक्सटेंड हिज एम्पायर। मतलब और एक साथ साथ मतलब इंटरेस्ट उसका किसमें है? आर्ट्स में, बिल्डिंग्स में भी है, लेकिन बहुत अच्छा क्या है? मिलिट्री हेड भी है साथ में, और बहुत सारी उसने मिलिट्री कैंपेनिंग्स भी की हैं। कौन कौन सी? बुंदेलखंड जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के जो राजा थे जुझार सिंह, उनको हराया उसने,
ठीक है ना, और बुंदेलखंड को कैप्चर किया। अहमदनगर जो था वहाँ पे निज़ाम से रूल करने लगे थे। आपने इससे ऊपर क्या पढ़ा जहांगीर के टाइम पे कि अहमदनगर के लिए लोग कोशिश कर रहे थे कि अहमदनगर फ्री हो जाए, तो अहमदनगर फ्री हो गया और शाहजहाँ ने उसे फिर से कैप्चर कर लिया। ठीक है ना। कंट्रोल द पुर्तगीज़ एंड आउटस्टर्ड फ्रॉम हुगली इन बंगाल। पुर्तगीज़ सबसे पहले यूरोपियंस हैं जो ट्रेड करने इंडिया में आए 1498 में, और पुर्तगीज़ ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। तो जो हुगली रिवर है वहाँ पर वो अपना क्या कर रहे थे, पावर सेट कर रहे थे। वो पायरेट्स की तरह, मतलब जो समुद्र के रास्ते में लोगों को लूट लिया करते थे, उस तरह से स्टेबल अपने आप को कर रहे थे। तो उनको उसने क्या किया था, समेट दिया था, मतलब उन्हें हरा दिया था। हुगली जो बंगाल में रिवर है उसके उसी तरफ। He sent his army to Balkh and Badakhshan in Central Asia to reconquer the old territories of his ancestors. अकबर के टाइम पे क्या था, सेंट्रल एशिया तक मुग़ल एम्पायर फैली थी। तो सेंट्रल एशिया में जो चीज़ें फिर से रिकैप्चर कर ली गई किसी और राजा से, तो क्या किया गया, शाहजहाँ ने उनको दोबारा से कैप्चर करने के लिए अपनी आर्मीज भेजी। लेकिन क्या हुआ, उसने कैप्चर तो कर ली थोड़े दिन के लिए, लेकिन जब आर्मी लौट आएगी तो वहाँ के लोगों ने फिर से अटैक करके अपना एरिया फ्री करा लिया। He sent a powerful contingent to Kandahar under his son Aurangzeb to fight the Persians. पर्शियंस ने जो कांधार को जीता था, छीन लिया था, उसके लिए शाहजहाँ क्या करता है, औरंगज़ेब अपने बेटे को और आर्मी को वहाँ भेजता है, लेकिन वो लोग वहाँ हार जाते हैं। ठीक है ना। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि जो पर्शियंस की आर्टिलरी है, जो वेपनरी है, वो इनसे ज़्यादा, मुग़ल से ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये कांधार को नहीं जीत पाते, लौट के हार के वापस आ जाते हैं। शाहजहाँ हैड 4 सन्स, दारा शिकोह, शुजा, मुराद एंड औरंगज़ेब। 4 बेटे हैं शाहजहाँ के। शाहजहाँ जब बीमार होगा तो चारों बेटे क्या बनना चाहेंगे, राजा बनना चाहेंगे। शाहजहाँ खुद अगर चाहता तो वो दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगज़ेब दिमाग का बहुत तेज़ है। वो क्या करता है, उसे एक क्राउन चाहिए, मतलब उसे राजा बनना है, तो वो क्या करता है, अपने भाइयों के बीच में लड़ जाता है और क्या करता है, जो दारा शिकोह और मुराद है इन दोनों को मार देता है, और शुजा जो तीसरा भाई है वो पर्शिया भाग जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वो कुछ दिन बाद मर जाता है। तो एम्पायर किसके हाथ में आ जाती है, औरंगज़ेब के हाथ में आ जाती है। ठीक है ना। औरंगज़ेब के हाथ में आ जाती है एम्पायर। अपने फादर शाहजहाँ को वह क्या करता है, आगरा का फोर्ट, आगरा का जो फोर्ट है, आगरा का जो किला है, रेड फोर्ट के जैसे ही बना है। जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट है, वैसे ही आगरा में सिमिलर एक रेड फोर्ट है जो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है ना। ताजमहल आपको पता ही है कि शाहजहाँ ने बनवाया था। तो उसमें क्या करता है, अपने फादर को कैद कर लेता है, राजा बन जाता है। 2 भाई दारा शिकोह और मुराद को मार देता है। शुजा जो तीसरा भाई है वो पर्शिया भाग जाता है। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार दिया जाता है वो भी। और क्या करता है, औरंगज़ेब टाइटल लेता है आलमगीर का। ठीक है ना। किसका, आलमगीर का, मतलब आलमगीर टाइटल से वो क्या करता है, सिंहासन पे, थ्रोन पे बैठता है। और इसका भी मतलब क्या है, कनकर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का राजा, मतलब दुनिया पे राज करने वाला। ठीक है। तो और औरंगज़ेब के टाइम में एक चीज़ और है, एट द टाइम ऑफ औरंगज़ेब द मुगल एम्पायर रीच्ड एट इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट बट आल्सो फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। औरंगज़ेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा एम्पायर क्या होता है, एक्सटेंड होता है, सबसे ज़्यादा एम्पायर बढ़ाता है कौन, औरंगज़ेब। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेलता है, जैसे सिखों से वॉर होती है, मराठा द ग्रेट शिवाजी छत्रपति महाराज, उनसे वॉर होती है। उनके बेटे जो हैं शाहू जी, उनसे वॉर होती है। यहाँ पे जो बुंदेलखंड के राजा हैं चंदेल्स, उनसे भी वॉर होती है। तो औरंगज़ेब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करता है। उसका रीज़न क्या है, उसके रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे रिलेशंस अकबर के दूसरे रिलीजन के लोगों से हैं, या फिर
किसके? जहांगीर के दूसरे रिलीजन के लोगों से हैं। तो अकबर क्या है, औरंगज़ेब क्या है? टॉलरेंट है। आपको लगता है टॉलरेंट है? नहीं है। टॉलरेंट क्यों नहीं है? इसने बहुत सारे हिंदुओं को मरवाए, जजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स को दोबारा से राइज किया जो अकबर ने बंद करवा दिया था, ठीक है ना। जो दूसरे रिलीजन के इसके कोर्ट्स में लोग थे उनकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं थी जितनी अकबर के टाइम पे थी, ठीक है। मतलब ये अपने आप को ही सुप्रीमेसी समझता था, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करता था। औरंगज़ेब के कोर्ट में केवल उन्हीं की इज्जत थी जो पूरा सर झुकाते थे औरंगज़ेब के सामने, ठीक है ना। तो औरंगज़ेब ने क्या किया? औरंगज़ेब ने ये जो पिलग्रिम टैक्स था और जजिया टैक्स था ये दोनों को इंक्रीज़ कर दिया जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। मंदिर को डीकंस्ट्रक्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, ठीक है। लोगों की आस्था को वीक किया कि देखो तुम इतने कमज़ोर हो, तुम्हारे मंदिर हम तोड़ रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। ही ऑल्सो हैड अ सिख लीडर गुरु तेग बहादुर एक्सिक्यूट। सिखों के जो गुरु हैं तेग बहादुर, उनको मारा, ठीक है ना। आगे मैस्कर लाइक दीज एंगर्ड हिज सब्जेक्ट, हैंस औरंगजेब फेस्ड मैनी रिवॉल्ट सच एज दोज ऑफ द बुंदेला, सिकैन, जाट एंड Satnamis. He also angered the Rajput and lost their royalty by interfere in their internal policies. राजपूत भी जितने अच्छे अकबर और जहांगीर के टाइम पे थे किनके साथ? मुगल्स के साथ, उतने अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब उनके इंटरनल मैटर्स में क्या करता था? इंटरफेयर करता था। तो राजपूत भी उतने अच्छे से औरंगज़ेब के साथ कनेक्टेड नहीं रहे और इसी वजह से क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम्स औरंगज़ेब ने फेस की। लेकिन फिर भी मुग़ल एम्पायर को पीक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अगर एक्सटेंड किसी ने किया तो किसने किया? औरंगज़ेब ने ही किया। आगे क्या है? औरंगज़ेब एक्सपेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट रिजल्ट इन द वॉर विद द अहोम्स ऑफ कमरूपा। अहोम्स क्या हैं? अहोम्स असम के हैं। असम की एक अलग टाइप के रिलीजन, एक अलग टाइप के रिचुअल्स, अलग टाइप की मान्यता मानने वाले लोग हैं। मतलब उनकी लाइफ थोड़ी हमसे अलग है, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। तो उनसे नॉर्थ ईस्ट में वॉर होती है अहोम्स से, ठीक है ना। किसकी? औरंगज़ेब की। दिस कॉज द डेथ ऑफ मैनी मुगल सोल्जर्स। अहोम वॉरियर्स हैं बहुत अच्छे और अहोम से वॉर करते हुए जब औरंगज़ेब वॉर करता है तो यहाँ वो वीक पड़ता है और बहुत सारे सोल्जर्स उनके मारे जाते हैं। इन द ईस्ट द मुगल ऑक्यूपाइड चित्तागोंग बाय डिफीटिंग द नेवी ऑफ द अराकन किंगडम ऑफ म्यांमार। म्यांमार जो आपने नाम सुना है, म्यांमार के राजाओं को हराता है वो, वहाँ पे भी कैप्चर करता है। दिस मेड द बे ऑफ बंगाल मोर सिक्योर फ्रॉम द पुर्तगीज पायरेट्स हु एंजॉय अराकिन्स प्रोटेक्शन। पुर्तगीज़ पायरेट मतलब पुर्तगाल के जो लोग हैं जो सी पोर्ट पे क्या करते हैं? दूसरे ट्रेडर्स को लूट लेते हैं। उन्हें किनका प्रोटेक्शन मिला था? उन्हें प्रोटेक्शन मिला था अरेकन्स का। अरेकन्स कौन है? म्यांमार के राजा हैं, तो उनका प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो वो क्या करता है? अरेकन्स को हराता है, म्यांमार को जीतता है और जो पायरेट्स हैं पुर्तगीज़ उनसे क्या करता है? अपने एम्पायर को सेव करता है, मतलब अपने ट्रेडर्स को सेव करता है। इन द डेक्कन द मराठास अंडर शाहजी भोंसले सन शिवाजी हैड फॉर्म देयर ओन स्टेट। होता क्या है? जब सब्सिडरी अलायंस या कॉन्सिक्वेंस की पॉलिसीज़ आती थी, ठीक है, तो एक बड़े राजा के कोर्ट में छोटे राजाओं को रिस्पेक्ट मिलती थी। तो शिवाजी ऐसे ही छोटे राजा हैं, ठीक है ना। शिवाजी के फादर का नाम क्या है? शाहजी भोंसले। तो छोटे एम्पायर के राजा हैं, वहाँ पे औरंगज़ेब क्या करता है? उनको ह्यूमिलेट कर देता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वहाँ से क्या होते हैं? शिवाजी फिर राइज करते हैं, अपना एम्पायर बढ़ाते हैं, ठीक है। औरंगज़ेब के फोर्ट्स पे अटैक करते हैं। फोर्ट्स पे अटैक कैसे करते थे? अब शिवाजी उतने पावरफुल तो नहीं थे जितना औरंगज़ेब था, तो वो क्या करते थे? जिन फोर्ट्स पे कम आर्मी होती थी उन फोर्ट्स पे अटैक करते थे और उन फोर्ट्स को लूट लिया करते थे। और क्या कर रहे थे? इस तरह से वो मुगल्स को, औरंगज़ेब को बहुत परेशान कर रहे थे और साथ में बहुत ही क्या कर रहे थे? वीक करते जा रहे थे लगातार। तो वहाँ से क्या होता है? शिवाजी
जब औरंगज़ेब की कोर्ट में गए तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई, तो वहाँ से जब वो डेक्कन में लौटे, मतलब जो साउथ का एरिया है वहीं तो महाराष्ट्र है, वहाँ जब वो लौटे तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इम्पीरियर क्या बोला उन्होंने, छत्रपति, ठीक है ना, छत्रपति का टाइटल दिया और छोटे छोटे एरियाज़ को एक साथ मिलाना चालू कर दिया। छोटे छोटे जो भी फोर्ट्स उनको मिले, मुगल्स के फोर्ट्स मिले, उन्होंने लूटे, ठीक है ना, उनको ऑक्यूपाई किया और अपना मराठा एम्पायर बनाते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी वॉर्स औरंगज़ेब और किन के बीच, मराठाओं के बीच में हुई, जिनका कभी कोई रिजल्ट नहीं लगना। क्यों? क्योंकि शिवाजी बाय द आर्मामेंट, बाय द आर्मी वीक तो हैं औरंगज़ेब के कंपैरिजन में, लेकिन क्लेवर हैं बहुत, और क्या है साथ में, उनके पास ब्रेव बहुत लोग हैं, मतलब उनकी आर्मी में जो लोग हैं वो बहुत ब्रेव हैं, वो डरते नहीं हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हम गिनती में कम हैं या हमें औरंगज़ेब इतने बड़े राजा से लड़ना है, तो वो डरते नहीं हैं, वो लगातार वॉर करते हैं और लगातार ही अपनी चीज़ों को जीतते रहते हैं। तो इसीलिए शिवाजी द ग्रेट वॉरियर है, ठीक है ना। तो जब तक शिवाजी रहते हैं तब तक लगातार क्या होता रहता है, तब तक मराठा और मुगल्स के बीच में वॉर होती रहती है। आपने मूवी भी देखी होगी तानाजी, उसमें सिर्फ एक वॉर को दिखाया गया है मराठा और मुगल्स के बीच की। तो आप देखो उसमें मूवी में कि कितना, मतलब किस तरह से मराठा लड़ते हैं, कितनी उन्हें जान की फिक्र नहीं है, कोई चीज़ की चिंता नहीं है, अपनी मदरलैंड से उन्हें कितना प्यार है, तो उस तरह से वो लड़ते रहते हैं। और जब शिवाजी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, एक अकबर द ग्रेट है, ठीक है ना, उसको अलग रखना है, एक औरंगज़ेब का बेटा अकबर है, वो क्या करता है, रिवॉल्ट स्टार्ट कर देता है औरंगज़ेब के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो औरंगज़ेब के अगेंस्ट जैसे रिवॉल्ट स्टार्ट जब वो कर देता है तो वो अकबर क्या करता है, राजपूत के साथ मिल जाता है, तो औरंगज़ेब और राजपूत की बुराई हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो औरंगज़ेब का बेटा अकबर है उसको जो शिवाजी के बेटे हैं वो क्या करेंगे, संभाजी, उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं, रख लेते हैं। तो औरंगज़ेब क्या है, संभाजी से भी चढ़ जाता है और संभाजी को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो यहाँ से मराठा एम्पायर वीक हो जाता है और संभाजी की मौत हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी लिखा भी है, ड्यूरिंग औरंगज़ेब वॉर अगेंस्ट द राजपूत हिज सन अकबर जॉइंट फोर्सेस विद द राजपूत अनेबल टू फेस औरंगज़ेब एंगर। मतलब उसके जो अकबर के खिलाफ जब राजपूत की लड़ाई थी तो राजपूत के साथ औरंगज़ेब के बेटे के संबंध अच्छे थे, तो वो औरंगज़ेब के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और फिर इतना डर जाता है कि औरंगज़ेब का सामना नहीं कर पाता, तो वो वहाँ से यहाँ वहाँ भागता रहता है, ठीक है। कहाँ भागता है, डेक्कन, जहाँ मतलब क्या है, मराठास हैं, वहाँ पे भागता है इनटू एन अलायंस विद शिवाजी सन संभाजी, और संभाजी के साथ अलायंस में रहने लगता है। औरंगज़ेब मार्च टू डेक्कन इन 1681 टिल 1685 ही ट्राइड टू कैप्चर अकबर हु अल्टीमेटली फ्ली टू पर्शिया। वो औरंगज़ेब क्या करता है, अपने बेटे को पकड़ने के लिए डेक्कन में लगातार अटैक करता है, डेक्कन के एरिया पे लगातार क्या करता है, अटैक्स करता है, लेकिन क्या करता है, अपने बेटे को पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो पर्शिया भाग जाता है। अब यहाँ देखिए लास्ट देखेंगे, औरंगज़ेब रिमेन्ड इन द डेक्कन टिल 1707। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कनकर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो जब वो डेक्कन से लौट आता है 17वीं सेंचुरी में, अर्ली में, तो क्या है, बीजापुर और गोलकोंडा वो कैप्चर करता है। कैप्चर एंड अनिगढ़ एग्जीक्यूटेड संभाजी। संभाजी कौन है, शिवाजी के बेटे, उनको क्या करता है, पकड़ता है और उन्हें एग्जीक्यूट, उन्हें मार डालता है, ठीक है ना। तो मराठा एम्पायर यहाँ पे वीक हो गई क्योंकि शिवाजी के बेटे संभाजी की मौत हो गई। किसने मारा, औरंगज़ेब ने मारा। सिर्फ किस लिए मारा, वॉर में नहीं मारा, ठीक है ना। एक बार ऐसे ही औरंगज़ेब ने शिवाजी को भी कैप्चर किया था और शिवाजी बहुत दिनों तक औरंगज़ेब की कैद में भी रहे, लेकिन चालाक थे तो कैसे भी करके वहाँ से भाग आए थे। तो ऐसे ही एग्जीक्यूट किया उसने संभाजी को और संभाजी को मार डाला। ही ऑल्सो टुक संभाजी सन इन्फेंट सन शाहू। शाहू जी ये दूसरा नाम है, ठीक है, छत्रपति शाहू जी महाराज, ये शिवाजी के ग्रैंडसन है। और क्या किया था, संभाजी को मारने के बाद औरंगज़ेब ने उनके बेटे को
अपने कैद में रखा था। बाद में ये कैद से छूट जाते हैं और फिर ये मराठा एम्पायर के राजा बनते हैं। औरंगज़ेब हाउएवर कुड नॉट कंप्लीटेड क्रश द मराठा। कैसे भी करके औरंगज़ेब ने बहुत कोशिश की, लेकिन मराठाओं को कभी एकदम से पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। ड्यूरिंग औरंगज़ेब ट्रेड विद द यूरोपियंस फ्लोरिस्ड। औरंगज़ेब के टाइम पे क्या है, जो ट्रेडर्स थे यूरोपियंस, कौन कौन, डच थे, पुर्तगीज़ थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है ना, ये सब क्या कर रहे थे, फ्लोरिस्ट हो रहे थे, मतलब इनका ट्रेड बहुत अच्छे से चलने लगा था। द इंग्लिश एट देयर मेन ट्रेड सेंटर्स। मेन ट्रेड सेंटर्स या कहा जाए ब्रिटिश प्रोविंस, वो ब्रिटिशर्स के जो सेंटर्स थे वो बन चुके थे कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता में, ठीक है ना, यहाँ पे बन चुके थे। वाइल द फ्रेंच हैड देयर मेन ट्रेड सेंटर, और फ्रेंच जो थे उनका ट्रेड सेंटर पांडिचेरी था, ठीक है ना। औरंगज़ेब डेथ 1707 वाज फॉलोड बाय द वॉर ऑफ सक्सेशन। और जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, औरंगज़ेब के जो क्या हैं सक्सेसर्स हैं, उनके बीच थ्रोन की लड़ाई होती है, समझे ना, कि अब राजा कौन बनेगा। तो औरंगज़ेब तक सब मुगल्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। औरंगज़ेब के बाद ऐसा कोई मुग़ल में इतना पावरफुल कोई राजा नहीं है जिसको हम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ें या जिसने बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए हों सोसाइटी में, तो इसलिए हम किसी को नहीं पढ़ते, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही है ना द चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वही हिस्ट्री होते हैं। तो इसके बाद औरंगज़ेब के बाद हम ज़्यादा मुगल्स को नहीं पढ़ते हैं। लास्ट याद रखते हैं कि लास्ट मुग़ल एम्परर तो बहादुर शाह ज़फ़र सेकेंड है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पूरे मुगल्स, ओवरऑल मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। एनेक्सेशंस पॉलिसी पढ़नी है उनकी, ठीक है। डिवीज़न ऑफ एम्पायर, एम्पायर किस हिसाब से बटा हुआ था, स्टेट थी, डिस्ट्रिक्ट थे, प्रोविंस थी, किस तरह से थी, ये सब समझेंगे। जो हमने एक आपको टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम बताया था, वैसे ही एक मनसबदारी सिस्टम है, तो मनसबदारी सिस्टम को समझेंगे, ठीक है ना। और मानसबंदी सिस्टम को समझेंगे, मनसबदारी सिस्टम को समझेंगे, और जो भी कोर्ट्स हैं वहाँ की, जो जुडिशरी है उसको समझेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम सिविक्स स्टार्ट करेंगे, सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट होगा अगर आपको, तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं।